हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि भाई आईबीपीएस ने आरआरबी का जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है, और जिसमें जो है आपकी 7,500 के लगभग वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना। जिसमें आपकी जो है आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों की वैकेंसी है, ठीक है ना। ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड की भी कुछ वैकेंसी हैं। तो आज की क्लास में हमारी जो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपके प्री में जो आपका जो है प्री जो आपका होगा और जो मेंस होगा उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है, और कैसे हमें उन्हें पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और जो है इसके बाद की जो क्लासें होंगी वो हमारी जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि जो है आपका जो है और प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भाई प्री के बाद मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो उतने समय में, ठीक है ना, जो अदर सब्जेक्ट हैं जो आपके मेंस में बढ़ जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो जो हम अभी पढ़ेंगे जो है मैथ और रीजनिंग, ठीक है, जो आपके प्री में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें आईबीपीएस आरआरबी की, आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आईबीपीएस आरआरबी में एक वैकेंसी क्लर्क की और एक वैकेंसी पीओ की, ठीक है ना। इसको हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट के उसमें भी आपका ये आता है, ठीक है ना। जैसे आपका नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट। तो ये जो आपका पीओ है, आरआरबी पीओ कहते हैं या ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, क्लर्क में आपका केवल प्री और मेंस होता है, ठीक है ना। जो दोनों की कट आपको पहले प्री होगा, प्री की कट आपको क्लियर करनी है। इसके बाद फिर अगर आप प्री की कट आपको क्लियर कर लेते हैं तो फिर मेंस होगा, मेंस की कट आपको यदि क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। पीओ में जो ऑफिसर स्केल जो फर्स्ट की वैकेंसी है उसमें जो है आपका प्री, फिर मेंस, और मेंस के बाद फिर होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है ना। प्री मेंस की दोनों में प्रोसेस सेम है, ठीक है ना। यहाँ भी जब आप प्री की कट आपको क्लियर करेंगे तो आपको मेंस देने को मिलेगा, और जब आप मेंस जो है क्लियर कर लेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। क्लर्क में आपका केवल प्री मेंस, पीओ में आपका प्री मेंस और आपका मेंस के बाद फिर आपका इंटरव्यू, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो आपका जो है यहाँ पर स्केल सेकंड और थर्ड की वैकेंसी है, जो स्केल सेकंड और थर्ड की वैकेंसी है उसमें आपका केवल सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है। केवल आपका कह सकते हैं उसको प्री मान लो या आप मेंस मान लो, ठीक है ना। और इसके बाद डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए इसमें बुलाए जाते हैं, ठीक है। अगर इसके जो कट ऑफ बनता है उसकी कट ऑफ को यदि आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। क्लियर हो गया। जो आपका जो है क्लर्क के लिए है उसमें आपका प्री मेंस, और आपका जो है अगर आप प्री मेंस दोनों क्लियर कर लेते हैं, दोनों की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और जो पीओ है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ठीक है ना, उसमें आपका प्री मेंस और फिर आपका इंटरव्यू। जो आपका सेकंड और जो आपका थर्ड है उसके लिए आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है, और आपका जो है अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये तो हो गई बात प्रोसेस की। ये तो जो है क्या क्या मतलब प्रोसेस होती है, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई क्लर्क में आपका प्री मेंस, ठीक है ना, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन, और आपका पीओ में प्री मेंस और फिर इंटरव्यू फिर सिलेक्शन, और जो आपका ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड है उसमें जो है आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन और फिर डायरेक्ट आपका जो है इंटरव्यू होता है, अगर आप यहाँ से कट ऑफ को क्लियर करते हैं इसके बाद, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और एज फॉलोज।
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अर्थात जो आपका जो है प्री एग्जाम हो, चाहे वो मेंस हो, वो सारे एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव में ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब ये हो गया कि आपको केवल टिक करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऑब्जेक्टिव में होगा। अब देखो ये है क्लर्क के लिए, ये किसके लिए है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, अर्थात ये हो गया आपका क्लर्क, ये हो गया आपका क्लर्क, ठीक है ना। और क्लर्क में जो है आपका देखो ये प्री का आपका सिलेबस है, ठीक है ना। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 40, कितने 40 मार्क्स के, ठीक है ना। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात जो आपकी मैथ है उसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 80, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 80। अच्छा, टाइमिंग कितना आपको दिया जाएगा इसको करने के लिए, 45 मिनट। टाइमिंग कितना दिया जाएगा आपको, 45 मिनट। 45 मिनट में आपको ये 80 क्वेश्चन करने हैं। अब एक बात आती है, सर क्या 80 के 80 क्वेश्चन करेंगे क्या? तो भाई 80 के 80 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना एक टारगेट निर्धारित करिए कि हाँ भाई आपको 60 प्लस तो करना ही करना है, ठीक है ना। 60 से ज़्यादा ही जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि भाई 80 से 80 तो कराए, कोई बात नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन सर मैं करके आ गया। लेकिन अब वहाँ पर बात आती है एक्यूरेसी की, तो करके तो आ गए पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन उसमें उसने दिए थे, ठीक है ना। तो भाई वहाँ पर आपके सही भी तो सारे के सारे होने चाहिए। अब 80 क्वेश्चन में सही केवल आपके 30 ही हैं, तो आप तो जो है ख़त्म हो गए ना। और एक बंदा वो जो कि 60 क्वेश्चन करके आया था, उसके 60 के 60 सही हैं, वो तो आपसे आगे निकल गया। तो इसलिए जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मायने रखते हैं। ऐसा नहीं कि अब आपने केवल 30 क्वेश्चन कर दिया, सर मैंने तो 30 क्वेश्चन किए थे और वो तो सारे के सारे सही थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि आपने कहा था एक्यूरेसी मायने रखती है। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं आपने केवल 30 क्वेश्चन कर दिए तो आपका काम बन जाएगा। कम से कम आपको 60 से ऊपर जाना पड़ेगा, 65, 70 तक आपको जाना पड़ेगा। अगर आप 60 प्लस जाते हैं ना, और उसमें आप जो कि आपकी जो है एक्यूरेसी का जो रेशियो है, अगर वो आपका जो है ये मान के चलिए अगर 80% से ज़्यादा है, तो फिर आपका जो है आप हर एक कट आपको आसानी से क्लियर कर जाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनती है, ठीक है। इसलिए एक्यूरेसी को बहुत ध्यान देना है। तो आपको 80 क्वेश्चन में कम से कम अपना टारगेट निर्धारित करना है 70 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 60 प्लस में आपका 70 जब आप टारगेट लेके चलेंगे तो 65, 66 तक आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी का जो है आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं फिर वही बात है ना कि एक ने किया 80 में से 30 ही सही थे, वो तो धड़ाम से चला गया। अब अगर आपने 60 प्लस कर दिए, 60 में से अगर आपके 60 क्वेश्चन किया, अगर 60 में से आपके 58 सही हैं, तो आपका एक्यूरेसी का लेवल अच्छा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना है आपको, ठीक है ना, कि एक्यूरेसी अच्छी हो आपको आपकी। और वो कैसे होगी, वो जब आप जो आपका पहली बात तो बेसिक क्लियर हो, ठीक है ना। और बेसिक क्लियर होने के बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत काम आती है। प्रैक्टिस अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये विश्वास करिए कि आपका जो है पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होता है, बहुत अच्छा एग्जाम आपका जो है जाता है। इसलिए प्रैक्टिस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। भाई चलो ठीक है, आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, 10 क्वेश्चन आपने लगा लिया, टॉपिक क्लियर हो गया, सर हमें टॉपिक तो आने लगा। अब जब बात आती है क्वेश्चन को करने की, एग्जाम आया, एग्जाम में तो हम बैठ गए, टॉपिक हमें पता था कि हाँ रीजनिंग में क्या आएगा और मैथ के सारे टॉपिक हम क्लियर करके आए थे, लेकिन हमने क्वेश्चन तो केवल 10-10 लगाए थे। अब जब वहाँ पर बात आई, वहाँ पर क्वेश्चन हमने देखा, तो हमारे दिमाग से जो है कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ही नहीं हमको याद रहा। भाई एग्जाम देने जब हम जाते हैं तो हमारा जो कह सकते हैं ना कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो अपने आप इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता, ठीक है ना। हम बहुत हमसे कहा जाता है कि नहीं भाई आप कूल रहिए, आराम से जाइए, एकदम आराम से एग्ज़ाम दीजिए। बात सही है, लेकिन हम फिर भी जो है इस टेंशन में रहते हैं क्या होगा क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, जो मैंने पढ़ा है वही पूछा जाएगा, कुछ बाहर से तो नहीं आएगा।
पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और एक समय तो ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा है हमें कुछ याद ही नहीं है, हमारा दिमाग एकदम शून्य सा हो जाता है। तो ये चीज़ ठीक है, ये सबके साथ ऐसा होता है, जब तक एग्जाम हॉल में आप अंदर नहीं जाते और जैसे ही पेपर आपके पास आता है और पेपर को आप देखते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ठीक है ना, रीजनिंग मुझसे बन रही है, तो फिर आपका दिमाग क्या होता है, धीरे धीरे आपका दिमाग बैलेंस होता है। तो उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर आपको होती है तो भाई जो पैटर्न है ना वो एक जैसा होता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बाकी पैटर्न एक जैसा होता है, ठीक है ना। वही पैटर्न हमेशा IBPS फॉलो करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कभी जो है किसी चीज़ के 5 क्वेश्चन है तो हो सकता है अगले साल उसके 4 हों, किसी दूसरी चीज़ के 5 हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन टॉपिक चीज़ें सारी वही होती हैं, आएगा उसी के अंतर्गत जो उसने पहले पूछा होगा। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए बेसिक भी क्लियर करना है प्लस आपको जो है प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये प्री का है आपका, ठीक है ना। प्री में आपका केवल रीजनिंग और आपका मैथ आएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। और इसके लिए जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट का, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखिए इसी में हम देख लेते हैं, यहाँ पे PO की बात कर लेते हैं, ऑफिसर स्केल फर्स्ट अर्थात PO, ठीक है। यहाँ पे भी आपका प्री में जो है ये प्री का है आपका, प्री के लिए जो है रीजनिंग और मैथ यहाँ पर भी रहेंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो भाई 40 क्वेश्चन तो 40 मार्क्स होंगे, टोटल आपके 80 मार्क्स का रहेगा, 45 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि आपको टाइमिंग को मैनेज करके चलना है, ठीक है ना। कितना टाइमिंग आपको रीजनिंग को देना है, कितना टाइमिंग आपको मैथ को देना है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ होती है जो हमेशा जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, करें किसको पहले रीजनिंग करें कि पहले मैथ करें, यही चीज़ नहीं समझ में आती है कि भाई रीजनिंग करें कि मैथ करें, ठीक है ना। बहुत लोग तो पहले मैथ करते हैं, भाई जिनकी मैथ अच्छी होती हो उनको तो हम मैथ कर लें, बहुत लोग पहले रीजनिंग करते हैं। जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि पहले आप रीजनिंग करें, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग एक, भाई अब रीजनिंग को सब्जेक्ट तो नहीं कहा जाता, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग तो एक थिंकिंग है, रीजनिंग तो एक कॉन्सेप्ट है। तो भाई कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट में कहीं हम फंस गए तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए रीजनिंग जो है जब आप बाद में करते हैं, ठीक है ना। अब भाई मैथ में कैलकुलेशन तो करना ही करना है, मैथ में कैलकुलेशन तो करना ही करना है, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करते करते थोड़ा टाइमिंग इतना आगे बढ़ गया कि हमको टाइमिंग का याद ही नहीं रहा, पूरे के पूरे हमने 30 मिनट तो जो है मैथ को ही दे दिए, तो फिर रीजनिंग 15 मिनट में कैसे। और पहले अगर हमने 15 मिनट में रीजनिंग को कर लिया, ठीक है ना, ये 20 मिनट, ठीक है ना, 15 मिनट से 20 मिनट्स के बीच में ही आपको रीजनिंग कर लेनी है, इससे ऊपर आपको टाइमिंग नहीं देना रीजनिंग को, ठीक है ना। क्योंकि अगर भाई इससे ज़्यादा आप टाइमिंग देते हैं तो फिर मैथ के लिए आपके पास टाइमिंग क्या बचेगा, क्योंकि मैथ में तो कैलकुलेशन आपको करना ही करना है, ठीक है ना। और कैलकुलेशन कैसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं ये भी हम लोग जो है बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जो रीजनिंग है उसको आपको 15 से 20 मिनट देना है, ठीक है, और जो बाकी आपका 20 से 25 मिनट बचेगा वो आप किसको देंगे, मैथ को देंगे। तो ये टाइमिंग को भी मैनेज आपको करना है, ठीक है ना, टाइमिंग को भी कैसे जो है मैनेज करके चलना है, ताकि आप जब एग्जाम दे रहे हो ना तब आपके दिमाग में सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो, हर एक चीज़ क्लियर हो कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैंने चलो 25 मिनट रीजनिंग को दे देते हैं, 20 मिनट मैथ को दे देते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेटजी पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हमको इतना समय इस चीज़ को देना है, इतना समय इस चीज़ को देना है, ठीक है ना। अगर उतने समय में आपके 10 क्वेश्चन हो रहा है, आप 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आप पहले मैथ को क्लियर करो, ठीक है ना। और एक बात और, जब भी आप क्वेश्चन को करें पहले पूरा पेपर एक बार देख लें जल्दी से, ताकि आपको पहले क्लियर। भाई कभी कभी ऐसा होता है शुरुआत में जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और लास्ट में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं,
बाद में जब लास्ट में हम पेपर को देखते हैं यार ये तो बहुत सिंपल से थे, ये क्वेश्चन अगर मैं करता तो मैं आसानी से जो है 30-35 तक पहुंच जाता। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए जो है पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पहले पढ़ लें। पढ़ने के बाद, ठीक है, पढ़ने का मतलब ये कि एक बार जल्दी जल्दी उसको देख लें कि क्वेश्चन है क्या। जहाँ से आपको लगे कि हाँ यार जो है बैक साइड में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, शुरुआत में बहुत टफ क्वेश्चन है, तो आप बैक साइड से कर लो, छोटे क्वेश्चन से कर लो, ठीक है ना। वैसे टफ कुछ नहीं होता है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, तो हर एक क्वेश्चन हमको बहुत आसानी से जो है हमसे बन जाता है और हमें बहुत आसान लगता है। तो ये आपका प्री का रहेगा, ठीक है ना, रीजनिंग और आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड IBPS RRB क्लर्क और पीओ में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 80 क्वेश्चन, 80 नंबर्स के रहेंगे, ठीक है ना। टाइमिंग आपको मिलेगा कितने का? 45 मिनट का, ठीक है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट कम है, 1 आवर में 15 मिनट कम, ठीक है। क्वेश्चन है आपके जो है 80, टाइमिंग है आपका 45। अगर हम इसको लेके चले तो 45 टू 90, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन को हम 2 मिनट दे दें तो भी हमको 90 मिनट चाहिए, ठीक है। और यहाँ तो आपका जो है 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए जो है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको देख करके बिल्कुल अंदाज़ा लग रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है हमारा ऑफिस असिस्टेंट मलिक अर्थात जो क्लर्क है उसका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या आएगा? तो भाई देखिए आपका रीजनिंग और मैथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉलम और है भाई, मीडियम ऑफ एग्जाम। देखो यहाँ पर पीछे भी था, मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा? देखो मीडियम ऑफ एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी तो आपका कंपलसरी हो, तो आपका हर जगह रहेगा, किसी भी स्टेट से आप भर रहे हो, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, ये जहाँ की लोकल लैंग्वेज कुछ और है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है उस लोकल लैंग्वेज में भी आपका पेपर रहेगा, ठीक है। बात मेरी समझ में आ गई कि जैसे हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश में पेपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहाँ के आप रहने वाले हैं, ठीक है ना, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपका पेपर रहेगा। इसलिए आपसे कहा था जब आप RRB का फॉर्म भरते हैं तो जिस स्टेट से आप भरते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जो पेपर है आपका वो आपको हिंदी इंग्लिश प्लस जिस स्टेट से आप भर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको पेपर मिलता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें जो है मेंस की, देखो रीजनिंग और आपका जो है ये देखो यहाँ पे आपका क्या है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये दोनों वही जो आपके प्री में पूछे गए। अब देखो इसमें कंप्यूटर बढ़ गया, जनरल अवेयरनेस बढ़ गया, इंग्लिश और आपका हिंदी लैंग्वेज बढ़ गई। अब हिंदी और इंग्लिश में आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप एक कर लें, या तो आप इंग्लिश कर लें या तो आप हिंदी कर लें। अब भाई जिनका इंग्लिश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, उनके लिए वैकेंसी एक वरदान है, ठीक है ना। जो है बैंक में जॉब करना चाहते हैं और जिनको जो है दूर दूर तक इंग्लिश से कोई वास्ता ही नहीं है, उनके लिए ये वैकेंसी वरदान साबित होती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप हिंदी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये तो इंग्लिश कर लीजिए तो हिंदी कर लीजिए, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात जो आपने प्री में पढ़ा, तो प्री में आपके 2 सब्जेक्ट क्लियर हुए, कौन कौन से? रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। बाकी आपका कंप्यूटर नॉलेज से इसको आप धीरे धीरे तैयार करते रहिए। जनरल अवेयरनेस भी आपको लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है ना। जब एग्जाम होता है उसके पिछले 6 महीने का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को जो है आप प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज तैयार करनी है, आप प्रैक्टिस टेस्ट एक सेट ले लीजिए और उसके माध्यम से उसको तैयार करते रहिए, ठीक है ना। उसके बाद जितने भाई प्रैक्टिस टेस्ट आप लगा लेंगे, ठीक है, तो उसके द्वारा आप बहुत आसानी से हिंदी को तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है भाई यही तो एक देखो RRB और जो आपके जो है अदर बैंक होते हैं, ठीक है ना, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, उनमें आपका ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ये केवल आपको RRB में मिलता है कि आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में एक को जो है सिलेक्ट करके कर सकते हैं। वहाँ पे तो आपको कंपलसरी कि इंग्लिश ही करना है,
ठीक है ना। तो इसलिए जो है आरआरबी आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, सर इंग्लिश मुझे नहीं आती है, इंग्लिश में हम बार बार जो है फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है आप इस वैकेंसी तो समझ लो कि आप एकदम पूरा का पूरा एकदम अपने आप को इसमें झोंक दो, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो है अपना हार्डवर्क इसमें लगा दो, 100% आपको सिलेक्शन इसमें मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, रीजनिंग, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, लेकिन यहाँ पे मार्क्स कितने हो गए 50। यहाँ पे देखो कंप्यूटर के कितने हैं 40 क्वेश्चन और यहाँ पे मार्क्स कितने हैं 20, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज या आपका जो है हिंदी लैंग्वेज ये ऑप्शनल रहता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क। तो यहाँ पर देखो 200 क्वेश्चन हो गए और आपके 200 नंबर हो गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 200 और नंबर कितने हो गए, ये हो गए आपके जो है 200। अब यहाँ पे जो आपको टाइमिंग मिलता है वो 2 आवर्स का मिलता है, अर्थात 120 मिनट, 120 मिनट, ठीक है ना। 2 आवर्स अर्थात 120 मिनट आपको मिलते हैं जो है मेंस का एग्जाम जो है देने के लिए। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200 और आपके पास टाइमिंग है 120 मिनट। अभी भी 80 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जिसमें से आपको जो है यहाँ पर आपका कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये ऐसी जो है सब्जेक्ट हैं जो कि आपने पढ़े हैं, आपको आ रहे हैं, तो यहाँ पे केवल आपको टिक करना है, यहाँ कुछ याद नहीं, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपको आ रहा, आपने टिक किया, आप आगे बढ़ गए। तो ये जो है यहाँ टाइमिंग आपका बचा देते हैं, ठीक है ना। इनके क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, हिंदी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ये भी आपका टाइम कम लेता है। और फिर जो है आप रीजनिंग मैथ में भी आप जो है यहाँ पर तो कुल मिला के आपको टाइम को मैनेज करना है, ठीक है ना। टाइम को मैनेज करके चलेंगे ना तो आप आसानी से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन टाइम को अगर नहीं मैनेज कर पाएंगे तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टाइमिंग को आपको मैनेज करके चलना है, इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो टाइमिंग को मैनेज करके चलिए, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, ये तो क्लर्क की बात हो गई, अब हम बात पीओ की कर लेते हैं। पीओ में भी देखो आपका वही है, रीजनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। यहाँ भी आपके 40 क्वेश्चन है सबके, ठीक है ना। यहाँ पे आपके रीजनिंग में 50 मार्क्स और आपके जो है कंप्यूटर नॉलेज में आपके 20 मार्क्स, ठीक है। बाकी आपका जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मार्क्स और आपका जो है हिंदी लैंग्वेज में 40 मार्क्स और आपका जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपके 50 मार्क्स। टोटल आपके जो है 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको टाइमिंग कितने का मिलेगा, आपको 2 आवर्स का। तो देखो क्लर्क और पीओ का जो सिलेबस है ना वो सब कुछ सेम है, बस लेवल का डिफरेंस है, ठीक है ना। लेवल का डिफरेंस हो जाता है, क्लर्क में थोड़ा सा आसान लेवल, ठीक है, पीओ में थोड़ा सा टफ लेवल, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो सिलेबस सेम है, टाइमिंग सेम है, ठीक है ना, सारी चीजें सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो है एक अच्छाई रहती है आपके साथ में कि आप एक को तैयार करो और उस लेवल तक तैयार करो, हार्ड से हार्ड लेवल तक, ताकि क्लर्क तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है ना। सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों में सारी वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, दोनों में वही रीजनिंग आएगी, वही मैथ आएगी, बस लेवल का ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसका, जो आपका जो है ऑफिसर स्केल सेकंड अर्थात जनरल बैंकिंग ऑफिसर और जो स्केल थर्ड है उसका सिलेबस क्या होने वाला है, जो उसका सिंगल लेवल जो एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे रीजनिंग आएगी, ठीक है ना, मीडियम ऑफ एग्जाम इसका हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा हिंदी और इंग्लिश, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में होंगी, हिंदी लैंग्वेज हिंदी में होगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा अर्थात मैथ रहेगी। तो यहाँ पे जो है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा। तो जो आपका ऑफिसर स्केल सेकंड का जो एग्जामिनेशन है, जो आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए होता है और जो स्केल थर्ड का है, इन दोनों का आपका सिलेबस सेम है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस की जगह आपका हो जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है ना। बाकी देखो वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 है, नंबर ऑफ मार्क्स आपके 200 है, टाइमिंग यहाँ भी आपको 2 घंटे का ही मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो क्लर्क और पीओ में जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे आता है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जो आपका जो है इसी में ऑफिसर स्केल सेकंड में जो स्पेशलिस्ट कैडर के लिए जो एक एग्जाम होता है, ठीक है ना, ऑफिसर स्केल सेकंड में जो आपका जो है एक स्पेशलिस्ट कैडर के लिए एग्जाम होता है, इसमें जो है आपका देखो प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात डीआई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका देखो एक तो प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ गया, ठीक है ना, और बाकी जो आपका ऑफिसर स्केल सेकंड में था, ठीक है ना, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए सेम सारा वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका एक बढ़ गया प्रोफेशनल नॉलेज, और इसकी जो इसका जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है, इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, मैक्सिमम मार्क भी आपके 200 है, ठीक है ना, लेकिन 30 मिनट का टाइमिंग आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 2 आवर्स एंड 13 मिनट का समय मिलता है इस एग्जाम को देने के लिए। तो ये तो आपका सिलेबस था, प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या क्या आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। पीओ में क्या आएगा, क्लर्क में क्या आएगा, प्री में क्या क्या आएगा, मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो कि जो कट ऑफ स्कोर बनेगा वो कैसे बनेगा। दिमाग में एक बात आती है सर कि कैसे हम वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से यह साफ दिया गया है कि फॉर ऑफिस असिस्टेंट each candidate will be required to obtain a minimum score in each test of online main examination to be considered to be shortlisted for provisional allotment. Depending on the number of vacancies available in each state, candidates will be shortlisted for provisional allotment. प्रत्येक उम्मीदवार को अनंतिम आवंटन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने पर विचार करने के लिए ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक राज्य में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों को अनंतिम आवंटन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होगी, ठीक है, और वहां पर वैकेंसी जितनी होंगी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी और फिर आपको जो है वहां पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। जो पीओ रहेगा उसमें भी यही चीज है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एडवोकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी not exceeding 3 times of the declared vacancy in each state shall be called for interview subject to availability prior to the completion of the interview process. Scores obtained in the online main examination will not be shared with the candidates shortlisted for interview. जो आपका पीओ का एग्जाम होगा तो उसमें जो है प्रत्येक उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर विचार करने के लिए ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य में घोषित रिक्तियों के 3 गुना से अधिक नहीं, प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उपलब्धता के अधीन साक्षात प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के साथ साझा नहीं किया जाएगा कि भाई आपको जो है मेंस में कितने एग्जाम मिले हैं। जब तक अगर आप शॉर्टलिस्ट किए गए इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, तो आपके जो है मेंस के आपके नंबर आपको तब तक नहीं दिखाए जाएंगे जब तक आपका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है ना।
जब आप फाइनल सेलेक्टेड हो जाएंगे तब आपके जो है आपको मेंस और आपके इंटरव्यू के नंबर जुड़ करके आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखो जो आपका स्केल सेकंड और जो थर्ड है उसमें भी यही चीज़ है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन सिंगल एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एडवोकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी not exceeding 3 times of the declared vacancy shall be called for interview subject to availability prior to the completion of the interview process. Score obtained in the online main examination will not be shared with the candidate shortlisted for interview. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है ना। जब तक जो है आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू नहीं हो जाता है, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, तो तब तक जो है आपको मेंस के आपके नंबर आपको नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और आपको जो है यहाँ पर जो आपका मिनिमम कट ऑफ है, चाहे वो क्लर्क में हो, चाहे वो पीओ में हो, और चाहे वो आपका ऑफिस स्केल सेकंड और थर्ड के लिए हो, मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले प्री का क्लियर करना है, तब आप मेंस में पहुंचेंगे। क्लर्क में तो आप मेंस में रुक जाएंगे, लेकिन जो पीओ का आप क्लियर करेंगे उसमें जो है आपका इंटरव्यू होगा, और प्री मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है ना, होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, ये तो बात हो गई क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में, क्या क्या टॉपिक रहेंगे रीजनिंग में क्लर्क के लिए और पीओ के लिए, ठीक है ना, रीजनिंग में और आपके मैथ में। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएस आरआरबी क्लर्क रीजनिंग टॉपिक फॉर प्री एंड मेंस, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ठीक है, यहाँ से भी आपके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन आपसे मीनिंगफुल वर्ड से पूछे जाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाने के लिए, ठीक है ना, कि भाई इसका एक आपको जो है वर्ड दिया जाता है, उसमें से कुछ आपको अल्फाबेट लेने होते हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। अगर बन सकता है तो आंसर एक्स दीजिए, नहीं बन सकता तो आंसर वाई दीजिए, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है। एक आपका पेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको जो है पेयरिंग के लिए दिया जाता है। तो ये जो है आपका अल्फाबेट से यहाँ से 2 क्वेश्चन, आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो ये जो चाइनीज लैंग्वेज आपकी होती है, ठीक है ना, जिसे जो है हम कह सकते हैं जिसमें आपका सिंबल, अल्फ़ाबेट और नंबर सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो जो चाइनीज लैंग्वेज होती है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कोडिंग डी कोडिंग में। और ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपसे कम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन या कभी कभी आपसे 5 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कोडिंग डी कोडिंग में आपका जो है चाइनीज लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभार जो है आपका अल्फ़ाबेट कोडेड एज इन अल्फ़ाबेट, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ जो है 3 से 4 आपके चाइनीज लैंग्वेज से, और 1 क्वेश्चन और आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, वो है आपका अल्फ़ाबेट कोडेड एज इन अल्फ़ाबेट से, ठीक है। अगर बात करें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिंबल बेस्ड क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके जो है ब्लड रिलेशन से भी आपके इसमें क्लर्क में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन में डायरेक्शन और डिस्टेंस से और शैडो बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी आप ये मान के चलो कि जो है आपके जो है अब डायरेक्शन और डिस्टेंस में क्या है, आपका एक जो है कह सकते हैं कि पूरा एक पैरा के रूप में पूरा एक क्वेश्चन जब आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन, या कह सकते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 से 4 क्वेश्चन आपको आपसे यहाँ से डायरेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। और रैंकिंग एंड ऑडिट टेस्ट से भी क्वेश्चन आपके इसमें आता है, 1 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। अरिथमेटिक रीजनिंग से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सीरीज से जो आपकी नंबर सीरीज है, यहाँ आपको जो है नंबर और अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। सीरीज में भाई नंबर सीरीज होती है और आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज, तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं,
ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके ये मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। मैथ में भी आपकी सीरीज आती है और आपकी रीजनिंग में भी सीरीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर है। अब देखो, अब बात आती है सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट में आपका लाइन अरेंजमेंट हो गया, सर्कल अरेंजमेंट हो गया, रेक्टेंगल अरेंजमेंट हो गया। लाइन में जब हम पढ़ते हैं तो भाई लाइन में जो है जब आपका जो है नॉर्थ या साउथ फेसेस होता है किसी एक डायरेक्शन में, जब दोनों को मिक्स कर दिया था, कुछ लोगों का चेहरा नॉर्थ में, कुछ लोगों का चेहरा साउथ में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल में भी यही चीज़ है कि सब भाई या तो सबका चेहरा अंदर की ओर है या तो सबका चेहरा बाहर की तरफ है, या दोनों को मिक्स करके आ जाता है कि कुछ लोगों का चेहरा अंदर की तरफ है, कुछ लोगों का चेहरा बाहर की तरफ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ भी यही चीज़ है, ठीक है, कि भाई सब लोग जो है अंदर की तरफ चेहरा करके बैठे हैं या सब बाहर की तरफ चेहरा करके बैठे हैं एक टेबल में, या फिर कुछ का चेहरा अंदर की तरफ है, कुछ का चेहरा बाहर की तरफ है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसमें आती हैं, ठीक है ना, जिनको हम अलग अलग सब चीज़ें में सब में पढ़ेंगे। लाइन में हम ये पढ़ेंगे जब भाई जब एक डायरेक्शन में आप व्यक्तियों का फेस हो, ठीक है ना। जब जो है मिक्सिंग में आता है कि कुछ का साउथ में है, कुछ का नॉर्थ में है, तो कैसे करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट में जो है ये मान के चलो कि आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाने हैं, ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक से 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं आपके। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन लिख लो, सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन, ये तो क्लियर है, यहां से तो कोई कुछ कम कर ही नहीं सकता। इनइक्वालिटी 5 और आपका सिलोगिज्म 5, ठीक है। अब आते हैं मेन पजल पे, ठीक है ना। पजल जो है ये मान के चलो कि क्लर्क में जो है पजल के 10 से 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है पजल के आने ही आने हैं, ठीक है। बस यही चीज है, यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। और पीओ में जो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन पजल से आते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है क्लर्क में और पीओ में कि यहाँ पजल के 10 से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा भाई इजी कर दिया गया, और पीओ में आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके पजल के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पजल, अब देखो पजल जो है सीटिंग प्लानिंग अरेंजमेंट, जो हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको जो है उसमें पजल से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है जो है यहाँ पर पजल के टॉपिक को सॉल्व करने पर, ठीक है। इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हमारा पजल टॉपिक भी बहुत अच्छे से हमें क्लियर होगा। फिर सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड, डे बेस्ड, फैमिली बेस्ड पजल, जो ब्लड रिलेशन है वहाँ से पजल पूछी जाती है। फ्लोर बेस्ड एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड, ठीक है ना। तो हम हर एक की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग जो है पजल को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको जो है बताऊंगा कैसे आप आसानी से पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पजल। पजल में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा ये भी क्लियर, सीटिंग प्लानिंग से, सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड, डे बेस्ड, फैमिली बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड, ठीक है। तो ये थे आपके टॉपिक जो है रीजनिंग के क्लर्क के लिए। पीओ के लिए देखो सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट से आप 1 से 2 क्वेश्चन ले लो, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन ले लो, या मान लो 3 तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन, और पजल से आपके जो है यहाँ बढ़ा दो 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन पजल से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 20 से 25 क्वेश्चन पजल से पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से कम 6 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से कम 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ये पूरा पीओ के लिए होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो है यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, किसकी बात कर लें, ये तो हमने अभी तक रीजनिंग की बात कर ली, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बस वही मैंने बताया ना कि क्लर्क में जो है पजल के आपके 10 to 15 क्वेश्चन, और पीओ में आपके 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। वही उसके लेवल को जो है इजी और आपका हाई बनाता है।
ठीक है, क्योंकि भाई पजल आपके दिमाग में बैठता है, पजल सर बहुत टफ होती है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, पजल में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, कि कैसे हम आसानी से चीज़ों को उसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं अगर मैथ की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर के नंबर सीरीज यहाँ देखो मैंने बताया था आपका जो है रीजनिंग और मैथ दोनों में नंबर सीरीज होता है। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन और वो भी अप्रोक्सीमेशन में, कि मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट में कितना आएगा, पॉइंट के 3 प्लेस तक जो है उसकी वैल्यू को जो है फाइंड कीजिए, ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, देखो आपका जो है जिस टॉपिक, कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर है, उसमें 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया, 2 स्टेटमेंट दिए गए, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट, और आपसे कहा गया कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या उसका आंसर इन दोनों स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका मैथ में डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना, और 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो ये अरिथमेटिक के टॉपिक है, अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, एलिगेशन और मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये एरिया, ये क्या है आपका यहाँ पे है एरिया, ठीक है ना, एरिया। हर एक टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, एक एक क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से मिलेगा, ठीक है ना, हर एक टॉपिक से आपको यहाँ से एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो ये अरिथमेटिक के सारे टॉपिक हैं, ठीक है। और देखो फिर बात आती है डीआई की। डीआई में आपका टेबुलेशन, क्या कह सकते हैं, टेबल जो आपका होता है, ठीक है ना, टेबल पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और मिसिंग डीआई, ठीक है ना, यहाँ से आपके जो है डीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और डीआई के आपके ये मान के चलो, वही बात है कि यहाँ पे आपको जो है 5 to 10 क्वेश्चन आपको क्लर्क में देखने को मिलते हैं, और 10 to 15 क्वेश्चन आपको पीओ में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है डीआई का भी अच्छा खासा रोल है, ठीक है, जो आपको 5 to 10 क्वेश्चन एक बार में 5 to 10 नंबर आपको एक बार में देके जाता है। अब देखो डेटा इंटरप्रिटेशन, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। डीआई आपका यहाँ आपका ये मान के चलो कि 10 to 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये आने ही आने हैं, क्लियर है। और बाकी जो टॉपिक है, टॉपिक मैंने कहा टॉपिक सारे वही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के 3 से 5 क्वेश्चन समझ लो इसके बीच में आएगा, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन तो क्लियर है, ठीक है ना, ये तो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे पीओ में, ठीक है ना। क्लर्क में आपके 5 रहेंगे, इससे पीओ में 5 से 6 के बीच हो सकते हैं, 7-8 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से भी कैलकुलेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आपके अरिथमेटिक का टॉपिक वही है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और प्रॉब्लम्स ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, एलिगेशन और मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एरिया, ठीक है ना। तो टॉपिक सारे वही हैं, रीजनिंग के भी वही हैं, मैथ के भी वही हैं, बस लेवल में डिफरेंस है। थोड़ा सा लेवल क्या होता है, क्लर्क का लेवल थोड़ा सा आपका इजी होता है, और जो पीओ का लेवल है थोड़ा सा आपका हाई होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है ना। तो हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास था कि भाई क्या क्या आना है और हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं रीजनिंग में और मैथ में, ठीक है ना। तो हम जो है मेंस को लेके चलेंगे, ठीक है। तो प्री तो हमारा क्लियर होगा, ठीक है, इतना क्लियर है हमें कि प्री हमारा क्लियर हो जाएगा, तो हम मेंस के लेवल को लेके चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। मैथ और रीजनिंग को हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एकदम आपको जीरो से मिलेंगी, मैं आपको एकदम जीरो से हर चीज़ पढ़ाऊँगा। तो ये था आज की आपकी जो है इंट्रोडक्शन क्लास, जो आपके जो है आईपीएस जो आरआरबी की वैकेंसी है उसमें कौन सा जो है क्या क्या प्री में पूछा जाएगा, क्या क्या मेंस में पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक हमें रीजनिंग और मैथ में पढ़ने हैं।
तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।